Hello everyone, welcome to the Brainwise TU. I am Tasmi Ali, a first year student in LSRDU. मैंने CUET एग्ज़ाम लास्ट ईयर ही दिया है, सो आई क्लियरली रिमेंबर कि बोर्ड्स के साथ CUET को मैनेज करना कितना कंफ्यूजिंग होता है. So in this video, I'm going to guide you all through my experiences, mistakes and learning so that जो students अभी बोर्ड्स और CUET के इस फेज़ में हैं उनको क्लियरिटी मिल सके. So without any delay, let's start. सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो या जिस तरह के कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स इस टाइम पे फेस करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट स्टूडेंट CUET को या तो अंडर कर देते हैं या बिल्कुल ही ओवर कर देते हैं. कुछ स्टूडेंट्स CUET एग्ज़ाम को लेकर के इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि बोर्ड्स का रिदम ही बिगड़ जाता है. और कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के बाद CUET पे फोकस ही नहीं करते. दे स्टार्टेड थिंकिंग लाइक देखा जाएगा, भी टाइम है, लाइक दिस. बट वॉट एग्जैक्टली यू शुड डू इज़ दैट फोकस ऑन NCERT, जो तुम्हारा बोर्ड्स एज वेल एज CUET दोनों के लिए हेल्पफुल होता है. बट यू जस्ट हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी फॉर CUET. तुम्हारा बेस क्लियर है एज यू हैव ऑलरेडी डन विथ योर NCERT. सो यू आर लेफ्ट विथ प्रैक्टिस एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होते जाएगा चीज़ें. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ दैट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. स्टूडेंट यूजुअली ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट्स उनके बोर्ड्स में थे वही ऑटोमेटिकली CUET के लिए काफ़ी होंगे. बट रियलिटी इज़ दैट कि हर यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. इसलिए सबसे पहले अपने कोर्स को डिसाइड करना चाहिए, एंड देन फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर क्लियर इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है. सो यू कैन विजिट एंड चेक इट. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट तुम लोगों को ऐसा फील होता है कि बोर्ड्स भी है, CUET भी है, और दोनों को साथ देखकर अलग ही स्ट्रेस इंक्रीज़ होने लगता है. सो इसके लिए प्लान करो. एज आई अर्लियर मैंशन कि बेस तो क्लियर होता है, बस प्रैक्टिस करना होता है. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बेटर परफॉर्म कर पाओगे. ओके, नाउ द फोर्थ थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसोर्सेज को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से पढूँ, कैसे पढूँ, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करूँ. और इस चक्कर में कुछ यहाँ से पढ़ लेते, कुछ दूसरे चैनल्स पढ़ते, कुछ दूसरे चैनल से नहीं पढ़ते. तो आपको एक्चुअल में करना क्या है कि आप जो भी यूट्यूबर से आप आपको समझ में आता है, यू जस्ट हैव टू स्टिक विद दैट ओनली. ओके, जहाँ से समझ में आ रहा है उन्हीं से सारा कुछ पढ़ना होता है. अगर वहाँ रिसोर्सेज मिल रहा है, आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसी पे स्टिक कराओ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट CUET. अब CUET, which is commonly known as Common University Entrance Test, और this is basically a computer based test जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं. ओके, और अगर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया जाए तो CUET बेसिकली इंक्लूड्स 3 सेक्शंस. ओके, सेक्शन 1A एंड 1B इंक्लूड लैंग्वेजेस, मतलब 13 मीडियम्स लैंग्वेज होते हैं फॉर 1A एंड एडिशनल ऑप्शनल लैंग्वेजेस होते हैं फॉर 1B. डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इज़ अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड कोर्स या फिर यूनिवर्सिटीज़ विच यू आर टारगेटिंग. Now the third section includes general aptitude test. और फिर इसमें तुम्हारे बेसिक तुम्हारे मैथमेटिक वाले पोर्शन आ जाते हैं, रीजनिंग एंड ऑल. सो एज सच अगर इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, और ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू हैव दैट के जो कैंडिडेट्स होते हैं दैट मस्ट हैव पास क्लास 12 या फिर वो अपीयरिंग होने चाहिए. ओके, और फिर अगर इसका क्वेश्चन पैटर्न से देखा जाए तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे NCERT से ही आते हैं, और या फिर जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे बेस्ड होते हैं वो सारे क्वेश्चंस. और इस एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा बुक्स या फिर अननेसेसरी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है.
अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो CUET ईजिली मैनेजेबल हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट वुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको और अच्छे स्कोर स्कोर कर सको. नाउ अगर सबसे पहले तो ये बोर्ड्स को प्राइमरी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स का जो सिलेबस होता है वही CUET का बेस बनता है. कि मतलब CUET में और जितने भी डिलीटेड पोर्शंस होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन NCERT के ही होते हैं सारे. तो NCERT को स्किप करना नहीं करना चाहिए. NCERT को लाइन बाय लाइन रीड कर लो, क्योंकि बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन भी आते हैं तुम्हारे NCERT से. कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि ऐसा लगता है कि नहीं आते, बट उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए. फिर NCERT को एक कॉमन सोर्स की तरह यूज़ करना चाहिए, ताकि बोर्ड्स तो तुम्हारे क्लियर हो रहे साथ साथ तुम्हारे CUET दोनों कवर हो जाने चाहिए. और चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो प्रैक्टिस MCQ अलॉट. जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, कुछ भी है, अब जहाँ से क्वेश्चंस मिल रहा है जस्ट प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो वो आपके लिए ही बेटर होगा. देन वन सब्जेक्ट एंड वन स्ट्रैटेजी. बेसिकली दिस इज़ काइंड ऑफ माई स्ट्रैटेजी कि मैं लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करती हूँ. नॉट एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी, बट फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैं क्वेश्चन टाइप पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी. लाइक अगर हिस्ट्री है तो क्रोनोलॉजिकली जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस पर मैं फोकस करती थी. फैक्चुअल क्लैरिटी रखती थी क्वेश्चंस पे. पॉलिटिकल साइंस के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके. उसमें जो पर्सनालिटीज़ है, उसमें जो थिंकर है, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देयर इज़ मोर चांसेस कि उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. और फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी के लिए तो डेफिनेशंस पे फोकस करना चाहिए, और मतलब कौन से साइकोलॉजिस्ट ने वो दिया है डेफिनेशन वो याद करना चाहिए. ईयर्स आते हैं, और एग्जांपल्स पे फोकस करो, टर्म्स पे फोकस करो. तो काइंड ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी. और द फोर्थ थिंग इज़ दैट कि लिमिटेड सोर्सेज होना चाहिए. NCERT ही रीड कर लो, अच्छे से रीड कर लो, मल्टीपल रिविजन कर लो. मतलब मैंने तो NCERT सिर्फ करी थी, ओके, और उस पर मैं इतना ज़्यादा मैं रिवाइज़ करती थी, मैं उसी को बार बार रिवाइज़ करती थी, और उससे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. तो दिस इज़ द आइडियल स्ट्रैटेजी कि व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू टू कवर योर CUET, या फिर बोलो अच्छे स्कोर करने के लिए. नाउ देखो की टेक अवेज इज़ लाइक, देखो सबसे पहला ये CUET ईजिली मैनेजेबल होता है बोर्ड्स के साथ, क्योंकि तुम्हारा जो बोर्ड्स में आपने पढ़ रखा होता है वही चीज़ तुम्हारा CUET में पूछा जाता है, बट उसमें थोड़ा सा चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, जो डिलीटेड पोर्शन होते हैं वो भी आते हैं. तो बस आपको उस जो डिलीटेड पोर्शन उस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है. बाकी आपका तो सिलेबस कंप्लीट रहता है, आपको बस प्रैक्टिस करनी होती है. पहले से सारा कुछ कंप्लीट है, प्रैक्टिस करनी होती है. तो ईज़िली मैनेजेबल होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती. NCERT जो आप NCERT है और आपका जो बोर्ड प्रिपरेशन है, वो दोनों से ही आपका वो CUET जो है एग्ज़ाम है उसका फाउंडेशन बन जाता है. तो एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपको रिवाइज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे. और वही इतना ज़्यादा पैनिक नहीं करो. ओवरलोड लेने से, देखो टेंशन लेने से तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला होता है, ठीक है. वो बल्कि वो चीज़ों को और ख़राब हो जाता है, याद नहीं कर पाते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि इतना ज़्यादा सोचने के बजाय एक्शन पे ज़्यादा काम करो. जितना ज़्यादा लाइक अच्छा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा. और अगर तुम कर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट करो. बिल्कुल छोटा सा पोर्शन उठा के आप उसको पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो. जितना ज़्यादा रेगुलर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए ही. तो यही चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जस्ट फोकस करनी है, और इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है. मैंने करा है और बहुत सारे सीनियर्स ने भी करा है, तो ईज़िली मैनेजेबल होता है, ठीक है. बाकी आपको मतलब अपने GAT पे फोकस नहीं करा होता है तो GAT पे आप फोकस कर सकते हो. लाइक अगर आप बेसिकली DU को अगर टारगेट कर रहे हो, DU की कोई कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, तो GAT उसमें नहीं आता है, तो यू कैन स्किप. या फिर अगर आपको BHU कर रहे हो तो आपको उसमें GAT आता है.
तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक बार चेक करना है कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, कौन से कॉलेजेस है, उसके लिए क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, या आप अगर चाहते हो कि मैं किस टाइप के और जो डाउट्स आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, और दैट्स ऑल फॉर इट, एंड थैंक यू वेरी मच।